तो आपको हमने आज कोरोना वायरस के इस नए दौर में हवाई सफर के लिए तैयार करने की कोशिश की है और आप इन सब जानकारियों को ध्यान से सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। आपको हमने बता दिया कि न्यूनतम किराया कितना होगा, अधिकतम किराया कितना होगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिए और देखिए कि कैसे ये बुकिंग्स जब शुरू होंगी तो आपको किस किस सेक्टर पर बुकिंग शुरू हो रही है आप ये देख पाएंगे और उनका किराया क्या होगा ये भी आप देख पाएंगे। ऐसा लग रहा है कि वर्ष 2020 भारत के लिए चुनौतियों का साल बनकर आया है। कोरोना वायरस ने देश के करोड़ों लोगों की जान को खतरे में डाला है, तो इसकी वजह से अर्थव्यवस्था को भी बहुत गहरी चोट लगी है। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब हमें जान भी बचानी है और जहान भी बचाना है। अभी इन दोनों चुनौतियों से भारत उबर ही रहा था कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में अम्फान नाम का तूफान आ गया। इस तूफान ने भी भारी तबाही मचाई है और आज इन्हीं चुनौतियों पर सरकार की तैयारियों को लेकर, अर्थव्यवस्था के बारे में बात करने के लिए, इस तूफान के बारे में बात करने के लिए, कोविड-19 के दौरान हमने क्या क्या सीखा, क्या चुनौतियां थीं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जी के पास स्टील, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं और खास बात यह है कि वो उड़ीसा से आते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है धर्मेंद्र जी। ये जो कोरोना वायरस का संकट हमारे ऊपर आया, इस दौरान आपके पास बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, हम उनके बारे में आपसे बात करेंगे। लेकिन पहले हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आपका जो गृह राज्य है उड़ीसा, वहां इतना जबरदस्त तूफान आया है, कल प्रधानमंत्री भी जाने वाले हैं। इस तूफान को लेकर आपके पास अभी क्या अपडेट है? क्या इस तूफान ने आपको सरप्राइज कर दिया या फिर आपको लगता है कि आप काफी हद तक इसे कंटेन कर पाए? मैं पहले भारत सरकार की मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट को आभार प्रकट करता हूं, बंगाल की ओर से, उड़ीसा की ओर से। उन्होंने पिछले 4-5 दिनों से इस तूफान को भारतीय वैज्ञानिकों ने सही तरीके से ट्रैक करके इसकी मात्रा कितना होगी, कितनी तेजी होगी, कितना कहां से आएगा, उसका रूट क्या होगा, उसको एक लगभग 100% सही पूर्व अनुमान कर लिया था। उसके कारण उड़ीसा और बंगाल दोनों राज्यों की जो सरकारें हैं उन्होंने उसकी पूर्व तैयारी ठीक से कर लिया था। भारत सरकार स्वयं प्रधानमंत्री समय रहते गृह विभाग को साथ में लेते हुए उन्होंने एक डिटेल ब्रीफिंग भी कर लिया था। दोनों राज्य सरकारों को कोऑर्डिनेशन ठीक करने के कारण मैं पहले तो एक आश्वस्ति की बात कहूं, जितनी मात्रा में 99 के बाद ये सुपर साइक्लोन पहली बार ईस्टर्न कोस्ट में आ रहा था, इसकी एक भारी आशंका, भारी चिंता वहां के नागरिकों के मन में था। पूर्वी भारत में इन दिनों में, गर्मी के दिनों में तूफान आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस प्रकार के 99 के बाद जिस समय में 10,000 लोग उड़ीसा में चले गए थे, उनका निधन हो गया था, उस प्रकार की एक बड़ी तूफान आने की संभावना पहले बताई गई। धीरे धीरे जैसे जैसे ये आगे बढ़ते गया उसकी तीव्रता घटते गई। फिर भी कल उड़ीसा की तट होते होते ये बंगाल में सागर आइलैंड के पास इनकी जमीनी में पहुंचा है, लैंडफॉल हुई। कलकत्ता वगैरह होते हुए बंगाल के बीचों बीच ये ऊपर की ओर, नॉर्थ ईस्ट की ओर चला गया। बंगाल में उसको ज्यादा नुकसान हुआ है, उड़ीसा में भी नुकसान हुआ है। उड़ीसा के 5-6 जिले उसमें से प्रभावित हुए हैं। अनेक फसल हानि हुई है, जीवन भी बंगाल में कुछ लोगों की गई है। उड़ीसा में ज्यादा जीवन हानि नहीं हुई है, पशुधन की हानि हुई है। बहुत सारे कच्चे घर खराब हुए हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिक पोल भी खराब हुए हैं। लेकिन ये सारे के बावजूद एनडीआरएफ की टीम और राज्यों की एसडीआरएफ और फायर डिपार्टमेंट के लोगों ने कल शाम से ही चीजों को नॉर्मल करने का सफलता उनको मिली है। अभी तूफान की पूर्व अनुमान के कारण, पूर्व तैयारी के कारण जितना बड़ा नुकसान पिछले दिनों में होती थी उतनी बड़ी नुकसान नहीं हो पाई है। इसमें मैं सबसे इसीलिए पहले भारत के वैज्ञानिकों को धन्यवाद देता हूं, दोनों राज्य सरकार की अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं, विशेष करके भारत सरकार की नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं इसको सुपरिचालन करने के लिए। जी धर्मेंद्र जी, जब लोगों को ये पता चला कि आज आप हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और आप
का इंटरव्यू मैं करने वाला हूं, तो जो बड़ी डिमांड आ रही थी लोगों की जिस सवाल को लेकर, वो ये सवाल था कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल यानी तेल के दाम इतने जबरदस्त तरीके से घट गए हैं, तो भारत के लोगों को उसका लाभ कब मिलेगा? क्या पेट्रोल और डीजल के दाम भारत में भी कम होंगे? यह सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। सुधीर जी, मैं उसको दो हिस्से में आपकी इस विषय को निश्चित रूप में लोगों के सामने विनम्रता से हम अपना मत रखना चाहेंगे कि पिछले दिनों में कोरोना की पहले भी और कोरोना के दौरान दो घटना हुए हैं ऑयल इंडस्ट्री में, ऑयल की बाजार में। तेल उत्पादनकारी देशों में, विशेष करके सऊदी, अमेरिका और रशिया के अंदर आपसी स्पर्धा के कारण, इंटरनल कंपटीशन के कारण प्रोडक्शन ग्लट हो गई, ज्यादा उत्पादन हो गया। दूसरी ओर विश्व में लॉकडाउन के कारण विश्व लगभग पिछले 1.5-2 महीना ठप रहा। उसके कारण जितना खपत अप्रैल मई में होना चाहिए उतना नहीं होने के कारण एक लो डिमांड है, लोएस्ट एवर डिमांड है। उसके कारण थोड़े समय के लिए प्राइस में कटौती आई है। धीरे धीरे ये ऊपर की ओर जा रहा है, बाउंस बैक हो रहा है। हमने पिछले 1.5-2 महीने से प्राइस को छुआ नहीं, ये जान के छुआ नहीं कि कभी कभी दिक्कत के समय में, आपदा के समय में कुछ बचत की भी आवश्यकता होती है। हमारी पुरानी कहावत है, जब घर में कोई विपत्ति आती है उस समय में ज्यादा खर्चा नहीं करते, उस समय बचा के रखते हैं। हमने पिछले 1.5-2 महीने में लो ऑयल प्राइस के कारण भारत को थोड़ा जो बचत हुई उसको हमने सरकार की खजाना में रखा है, राज्य सरकारों को दिया है। अभी सरकारों की आमदनी घटी है, टैक्स पैटर्न में भारी परिवर्तन आई है। जो स्वाभाविक कारोबार बंद होने के कारण टैक्स आमदनी घटी है, लेकिन खर्चे घटे नहीं, खर्चे बढ़े हैं। हेल्थ सेक्टर में खर्चा बढ़ा है, फूड सेक्टर में खर्चा बढ़ा है। अभी सारे इतने बड़े पैकेज जो जिम्मेवारी लिया गया है भारत सरकार की ओर से, उसके लिए भी अर्थ की आवश्यकता है। ये सारे के लिए जो बचे हुए पैसे, दिक्कत के समय की बचे हुए पैसे को हम लोगों ने ग्राहकों के ऊपर एडिशनल बोझा ना डालते हुए उनको उतनी ही प्राइस में स्थिर मूल्य रखते हुए, क्योंकि अभी लो डिमांड ही है, लगभग अप्रैल महीने में 70% डिमांड चली गई थी, इसलिए क्या प्राइस है उसकी कोई मायने ही नहीं रखा अप्रैल महीने में। लेकिन हम इस संकट की घड़ी में धीरे धीरे लोगों को कम दिक्कत हो और ज्यादा बचत हो, ज्यादा कल्याणकारी योजना में खर्चा हो, उसकी एक कोशिश किया है। हमने कोई भी चीज जनता से छुपाया नहीं है। जी धर्मेंद्र जी, आप कैबिनेट में बैठते हैं, कैबिनेट मीटिंग्स में हिस्सा लेते हैं, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि भारत सरकार की अब आने वाले दिनों के लिए क्या योजना है? कैसे ये अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आएगी? आपने और खासतौर पर आपके विभाग ने कौन कौन सी ऐसी सरकारी योजनाएं बनाई हैं जिसके जरिए आप हमारे देश के खास तौर पर गरीब लोगों को, देखिए हम अब दिन भर उन प्रवासी मजदूरों की तस्वीरें देखते रहते हैं जो अपने घर लौट रहे हैं या जिन्हें इस समय सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है। आपके पास एक बहुत बड़ी स्कीम है जिसे उज्ज्वला योजना का नाम आपने दिया है, वो स्कीम जो है वो लोगों को बहुत लाभ पहुंचा सकती है। तो आपका अपना रोड मैप क्या है और आपको क्या लगता है कि कब तक हम एक नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे? देखिए सुधीर जी, विश्व एक विचित्र परिस्थिति में अपना प्रवास में है। विश्व में कोई देश नहीं है, धनी हो या गरीब हो या मध्यम वर्गीय देश हो, कोई इससे, इस महामारी से अछूत नहीं है। विश्व भर एक मंदी की वातावरण है। उस समय में अगर भारत की चेहरा को, भारत की पहल को, भारत की इनिशिएटिव को आप देखोगे, एक आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इन दिनों में भारत सरकार ने पहले, आपने जैसे शुरू में आपकी प्रोग्राम में कहा, प्रधानमंत्री जी ने जान को पहले महत्व दिया, जान है तो जहान है कहा। बाद में जान भी चाहिए, जहान भी चाहिए, लाइफ भी चाहिए, लाइवलीहुड भी चाहिए, कारोबार भी चाहिए। बिना कारोबार की आदमी कैसे चलेगा, ये प्रश्न को ध्यान में रखते हुए गरीब कल्याण योजना से लेके आत्मनिर्भर भारत की अभियान की एक लंबी व्यवस्था आज भारत सरकार ने लोगों के सामने रखा है। 2-3 प्रकार की बातों पे ध्यान दिया गया है। तात्कालिक कोई भूखा ना रहे, किसी की पेट में अन्न ना पहुंचे, ऐसा ना हो। किसी की खाते में एकदम जीरो बैलेंस हो, ऐसा ना हो। भारत की 50-60% आबादी तक
लगभग 80-90% ग्रामांचल तक, शहरों की जो मजदूर टाइप के लोग हैं उन तक भारत सरकार ने जनधन खाते में, भारत की जो एक और महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 3 महीने तक फ्री गैस देके, मुफ्त में खाद्यान्न देके एक प्राथमिक संभाल किया है। फिर उसके बाद जैसे आपने सही कहा, एक ऐतिहासिक कारण से पूर्वी भारत पिछड़ा रहा, पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, पूर्वी भारत के लोग काम करने आते हैं। वो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो या नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो, यहाँ के लोग उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में जाते हैं काम करने के लिए, अभी लौट के जा रहे हैं। जो 3-4 स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया गया है कृषि के अंदर और उद्योगों के अंदर, खनिज संपदा के लिए, कोयला हो या अन्य खनिज संपदा हो, इसके सारे अपार भंडार पूर्वी भारत में है। जिस प्रकार की सुधार लाया गया है, जिस प्रकार की निवेश आने वाले दिनों में होने की संभावनाएं दिख रही है, कामकाज की, मैन्युफैक्चरिंग की सेंटर रीलोकेट भी भारत के अंदर होगा, इसीलिए नया सृजन होगा। और इस सारे ग्लोबल सिचुएशन में ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हुए हैं। जैसे आपने कहा कि आपकी विभाग क्या काम करे, मेरे पास जो दूसरे विभाग है स्टील जी। आज विश्व के अंदर भारत दूसरे नंबर की स्टील उत्पादनकारी देश था, लेकिन चाइना, जापान, कोरिया, वहां की स्टील ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव रूट पे जा पाता था। लेकिन यह डिसरप्शन चाइना, कोरिया की स्टील को भारत की स्टील से महंगा कर देगा। अगर इस अवसर को हम ठीक से बांध पाएंगे, भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को, राज्यों को कॉन्फिडेंस में लेके, जो भारत सरकार एक महत्वाकांक्षी योजना आने वाले दिनों में लेके आएगी, मैन्युफैक्चरिंग में भारत वैश्विक आवश्यकता को, अपने कैपेसिटी, अपने रॉ मटेरियल, ये दोनों को यूज करते हुए हम बनाने वाले हैं, जिसमें देश में रोजगार भी बढ़ेगी, राजस्व भी बढ़ेंगे और विशेष करके भारत की जो पिछड़े इलाका है उसमें से वो आगे रहेंगे। अगड़े इलाका तो और एक लेवल पे जाएंगे, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ये सारे के यूज करते हुए भारत में सर्विस इंडस्ट्री की भी ग्रोथ होगी। आज इस क्राइसिस को प्रधानमंत्री जी भारत की लोगों के मन में एक विश्वास जन्मा पाए हैं, इसको एक अपॉर्चुनिटी में परिवर्तन करने के लिए, ये भारत की क्षण बनाने के लिए, भारत की इंडिया मोमेंट बनाने के लिए मैं पूरा आत्मविश्वास से भरा हूं। आने वाले दिनों में भारत इस अवसर को अपनी मानव शक्ति की ताकत पे बांध पाएगा। जी धर्मेंद्र जी, एक बड़ा सवाल यह है कि हम अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोलते जा रहे हैं, लॉकडाउन को रियायत देते जा रहे हैं लॉकडाउन से, लेकिन हमारे यहां कोरोना वायरस के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। ज्यादातर देश लॉकडाउन को तब खोलते हैं जब उनके यहां पर जो कर्व है वो फ्लैट हो जाता है, लेकिन हमारे यहां कर्व की अभी फ्लैटनिंग नहीं हुई है, हमारे यहां ये कर्व और सीधे ऊपर जा रहा है। ऐसे में लॉकडाउन में रियायत देना, इसे धीरे धीरे खोल देना, ये कितना रिस्की काम है? देखिए, ये तो इस समीक्षा से मैं थोड़ा विनम्रता के साथ असहमत हूं कि कोई देश लॉकडाउन तब खोला जब कर्व बैलेंस हुआ। देखिए, ये सब अस्थायी चीज है। पिछले 3-4 महीने में विश्व की कोई भी देश को ये खबरें भी आई है जहां से कोरोना शुरू हुई, वुहान, चाइना की एक प्रोविंस से, दोबारा वहां सेकेंड वेव की बात कही जाती है। यूरोप के कई देशों में सेकेंड वेव की बात कही जाती है। लंबे समय तक सिंगापुर में भी यह विषय दिखा गया है, लेकिन सारे देशों ने अभी की, जब तक वैक्सीन नहीं आई है, जब तक उसकी एक स्थायी निदान नहीं आया है, हमको इस कोरोना के साथ, कोरोना की जो काट है, कोरोना की काट क्या है? 2 गज की दूरी बना के रखना, मास्क पहनना, एक खुद को संभालना और अन्य को संभालना। इसीलिए भारत की स्थिति अलग है। इतने सारे कामकाजी लोग, इतने सारे आवश्यकताएं, इतने सारे व्यवस्था के ऊपर आर्थिक प्रबंधन की योजना, ये कहां से हो पाएगा? दोनों को बैलेंस करते हुए लोगों को भी ठीक रखना पड़ेगा, स्वास्थ्य सेवा भी ठीक रखना पड़ेगा, अर्थनीति को भी ठीक रखना पड़ेगा। इसलिए अगर मैं दुनिया की अन्य देशों को भारत के साथ तुलना करता हूं, भारत एक वैश्विक मॉडल बनने जा रहा है। मैं अगर आपको एक ही तथ्य रखूं,
विश्व की जो 15 ज्यादा प्रभावित देश हैं, अमेरिका से लेकर मेक्सिको तक, ऐसे 15 देशों की, जिसमें पूरा यूरोप भी है, रशिया भी है, ईरान भी है, 1,42,00,000 लोग, 142 करोड़ लोग हैं, 142 करोड़ 142 करोड़ लोग हैं। भारत में लगभग 137 करोड़ लोग हैं। ऐसे 142 करोड़ आबादी के अंदर आज 38 लाख प्रभावित लोग हैं। 2,76,000 लोगों की जान चली जा चुकी है। उस तुलना में भारत में 1 लाख लोग प्रभावित है। 142 करोड़ में 38 लाख प्रभावित है, 137 करोड़ में 1 लाख प्रभावित लोग हैं, और सिर्फ 3,156, मैं 1-2 दिन पहले के आंकड़ा बताता हूं, इतने लोगों की जान गई है। इसको अगर हम तुलना करते हैं, भारत अपने सीमित संसाधनों के अंदर कहां हमारे पास स्वास्थ्य की व्यवस्था थी। हमारी देश में जिस प्रकार की आबादी, जिस प्रकार की अर्थनीतिक स्थिति, उसके अंदर मैं भारत की जनता को आभार प्रकट करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने पहल किया, राज्यों ने उस पहल को आगे बढ़ाया। भारत एक टीम होके आज हम कमिटेड है। भारत की सारा स्टेक होल्डर, मीडिया, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, नागरिक, सरकारें, ये सारे मिलके भारत को स्वस्थ और गतिमान बनाने के लिए काम कर रहे हैं। भारत आज एक वैश्विक मॉडल बनते जा रहा है, इसलिए हमें कोई चिंता के कारण नहीं है। हम कॉन्फिडेंट है इस सारे स्टैटिस्टिक्स के कारण। आपको ऐसा लगता है कि जो प्रवासी मजदूर हैं, जो लाखों करोड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूरों ने पलायन शुरू कर दिया, ये जब आप योजना बना रहे थे तो आपने भी शायद ये कल्पना नहीं की होगी कि इतनी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर, श्रमिक पलायन करेंगे। अब जब वापस आप अर्थव्यवस्था को शुरू करना चाहते हैं तो इतने सारे लोग अचानक से मिसिंग होंगे, क्योंकि ये लोग अपने अपने घर जा चुके हैं, या तो ये वापस आएंगे, उसमें भी समय लगेगा। ये कितना बड़ा फैक्टर है, और क्या आपको ऐसा लगता है कि योजना बनाते समय आपने ये मिस कैलकुलेशन किया था, आपने इसको फैक्टर इन नहीं किया कि इतनी बड़ी संख्या में पलायन होगा? देखिए, मैं 25 मार्च की उस कैबिनेट बैठक को थोड़ा याद करना चाहता हूं। कैबिनेट में जो होता है वो एक कैबिनेट की विषय है, लेकिन फिर भी मैं आज मेरे एक जिम्मेवारी के साथ एक विषय में कहूं। आज जो घटना हमारे सामने है, 25 मार्च की कैबिनेट के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी सहयोगियों के सामने जो चित्र भारत के लिए रखा था, एक भी चीज ऐसा नहीं है, एक भी चीज ऐसा नहीं है जिनको उन्होंने 25 मार्च को भी देख नहीं पाया था। सारा चीज उन्होंने सिचुएशन एनालिसिस करके रखा था। भारत की कामगारों की साइकोलॉजी, कामगारों की स्वभाव, ये एक जो आज प्रवासी मजदूरों की विषय आई है, मैं उसको सिर्फ एक इकोनॉमिक इशू नहीं मानता हूं। ये एक मानसिक स्थिति है, ये एक सामाजिक स्थिति है, ये एक सोशियो इकोनॉमिक साइकोलॉजिकल चैलेंज हम लोगों के सामने है। और इतिहास हमारे सामने एक पब्लिक पॉलिसी की स्टूडेंट के नाते अगर आप और हम एक विषय पढ़ते हैं इतिहास में, एक चीज ध्यान में आता है, एक क्राइसिस के बाद बिजनेस आज यूजुअल नहीं होता है। जहां उत्पादन हो रहे थे वही उत्पादन उसी द्रव्य का होगा, कोई जरूरी नहीं है। चैलेंज यह है उसको कैसे एक एग्रीगेट करके और गति देना। मैं इसीलिए प्रारंभ में कहा, ऐतिहासिक कारणों से पूर्वी भारत पश्चिम भारत की तुलना में पिछड़ा था। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जब तक पूर्वी भारत पश्चिम की तुलना में एक नहीं होगा तब भारत में संतुलित विकास नहीं होगा, यह 2013-14 से कह रहे हैं। तब तो कोरोना की विषय नहीं था। इस सरकार की प्रधानमंत्री जी की देश की पहला प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने पूर्वी भारत को इतना महत्व दिया है। इस क्राइसिस अभी यह है कि पूर्वी भारत में ज्यादा प्रवासी श्रमिक है, प्रवासी मजदूर है, हुनर लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, मेहनतकार लोग हैं जी। क्यों ना हम पश्चिम भारत जैसे पूर्वी भारत की औद्योगिक क्रांति हम क्यों ना करें। जो कृषि रिफॉर्म हुई, एग्रीकल्चर रिफॉर्म हुए हैं, एग्रीकल्चर विपणन व्यवस्था के रिफॉर्म हुए हैं, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु की कृषि आगे गया है, ऐसे बिहार, यूपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड की कृषि को कैसे क्यों ना हम आगे बढ़ाएं।
आखिर उपजाऊ जमीन यहां भी तो है। भारत की सारे खनिज संपत्ति की 80% पूर्वी हिस्से में है। कोयला हो जी, लोहे की खदान हो, बक्साइट हो, मैंगनीज हो, क्यों ना इस सारे अपॉर्चुनिटी जो आज हम सुधार लाए हैं, नया काम के सृजन पूर्वी भारत में हो, भारत के अंदर होगा। ये कोई चूक नहीं हुई है। आज प्रधानमंत्री जी ने इस चैलेंज को, इस क्राइसिस को एक बड़ा अपॉर्चुनिटी में ले जा रहे हैं। जी धर्मेंद्र जी, मेरे 2 सवाल हैं। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो आपसे मेरा है वो ये है कि इस दौरान कोविड-19 पर हमारे देश में राजनीति भी जबरदस्त हुई है। कभी बसों को लेकर राजनीति होती है, कभी प्रवासी मजदूरों को लेकर, कभी ट्रेन के किरायों को लेकर। क्या आपको ऐसा लगता है कि कोविड-19 को लेकर भी हमारा देश एक नहीं रह पाया और कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने आपको पूरी तरीके से सहयोग नहीं दिया, जिसकी वजह से कुछ हिस्से भारत के ऐसे रह गए जहां लोगों को वो सब सुविधाएं या वो रिलीफ नहीं पहुंच पाया जैसा कि आप चाहते थे? देखिए, मैं थोड़ा उसमें से संशोधन करना चाहूंगा सुधीर जी। देश एकजुट रहा, देश के नागरिक एकजुट रहे, देश की सारे राज्य सरकारें टीम करके काम करें, एक आधे को छोड़ के, और विशेष करके 1-2 परिवार की लोगों की मन में ये कुंठा सदैव रही है। भारत जब जब एक दिखा है, आज की नहीं बात मैं कह रहा हूं, जब जब भारत एकजुट हुई है, भारत एकरूपता दिखाई है, 1-2 सामंतवादी परिवार जिनके मन में ये एक अहंकार है, हम ही भारत है, उनको इस भारत की नई ताकत हजम कभी नहीं हुई है। उनके मन में पीड़ा हो रही है, नहीं होनी चाहिए। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। आज की संकट की घड़ी में सारे लोगों ने सारे मतभेद को छोड़ के एकजुट हुए, इसीलिए ये आज अच्छी स्थिति भारत में बना है, विश्व में एक नई पहचान बनी है जी। इसको कुछ लोगों को हजम नहीं होती है, उनको सद्बुद्धि दे, इतना ही हम कामना कर पाएंगे। आपसे आखिरी सवाल मेरा यह है, आप लगभग 50 वर्ष के हैं, अभी बहुत ज्यादा उम्र आपकी नहीं है, उसके बावजूद बड़े मंत्रालय आप संभाल रहे हैं। हर व्यक्ति ने इस दौरान, ये 2-3 महीने के दौरान, सब लोगों के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है, व्यक्तिगत तौर पर, एक प्रोफेशनल के तौर पर। आपको यह मौका मिला 50 साल की उम्र में कि आप 137 करोड़ के देश में इतने इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज के जरिए काम करेंगे, लेकिन क्वारंटीन में भी आपको रहना पड़ा होगा, घर में बंद भी कुछ दिन आप रहे होंगे, और भविष्य को लेकर हम सबको एक डर लगता है कि हम नहीं जानते भविष्य में क्या होने वाला है। इस कोविड-19 के क्राइसिस ने एक व्यक्तिगत रूप में आपको कितना बदला है, और एक मंत्री के रूप में आपको मैनेजमेंट के नए नए स्किल्स उसने सिखाए होंगे, आपको नए वर्क फ्लो के बारे में बताया होगा। तो आप जब 2020 शुरू हुआ था जनवरी से लेकर, और अब मैं मई में आपसे बात कर रहा हूं, कितने बदले हुए इंसान हैं आप? देखिए, पूरा सुधीर जी दुनिया बदल चुकी है, उसमें हमको बदलना तय था। इसलिए दुनिया, हमारी ऑफिस जाने की तरीके, हमारी बैठक लेने की तरीके, हमारी संवाद करने की तरीके, हमारी पहनावा, सारे में एक मूलभूत परिवर्तन आ चुका है, और ये पिछले 2 महीने में ही हुआ है। इसलिए इस चुनौती को हम सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक विषय आपके सामने कैंडिडेटली एक्सेप्ट करूं, कई दिनों से हमारी जिस प्रकार की जीवन शैली थी, उसमें हमारी जो एक रेगुलर, कई सालों से हमारा एक अभ्यास था, जो पिछले कुछ सालों के इस वर्क प्रेशर के कारण, एक मनोवैज्ञानिक स्थिति के कारण वो छूटा हुआ था, रेगुलर एक्सरसाइज करना, ये कोरोना की आइसोलेशन, कोरोना की लॉकडाउन फिर एक अवसर दिया खुद को स्वस्थ रखने के लिए, और एक समय की आवश्यकता भी रहा। अपनी इम्यूनिटी ठीक रखना है तो खुद को स्वस्थ रखना पड़ेगा, उसके लिए प्रोएक्टिव हेल्थ मैनेजमेंट सबसे बड़ा काम है। इसलिए हम व्यायाम करने में पिछले 2 महीने में सफल हुए, कुछ किलो वजन भी घटा है, ये सबसे बड़ा व्यक्तिगत उपलब्धि में मानता हूं जी। और बहुत सारे लोगों को तो ऐसा भी लगता है कि हम मोह माया को जिस नजर से पहले देखते थे जनवरी में, अब मई में ऐसे नहीं देखते हैं। अब हम सत्ता को उस तरीके से नहीं देखते, हम जिस पद पर हैं उस पद को उस तरीके से नहीं देखते, और हमें समझ में आ गया कि नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। वो तो चिरंतन सत्य है सुधीर जी, वो सभी के लिए एप्लीकेबल है जी। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो नया क्राइसिस है, ये जो मुसीबत की घड़ी है, ये बहुत जल्द हम इससे बाहर निकल जाएंगे।
और आप अच्छा काम करेंगे देश के लोगों के लिए। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.